गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। किड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट जो था उसके सारे चैप्टर्स हम लोग ने एक एक करके लास्ट क्लासेस में सब लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का ही। वो है सेल और द यूनिट ऑफ लाइफ। जो चैप्टर 8 क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग अभी तक क्या किए थे कि प्लांट फिजियोलॉजी के जो सारे एस्पेक्ट है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, हायर प्लांट, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, 5 चैप्टर ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है। अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं सेल से। सेल की के बारे में हम लोग देखते थे। इस चैप्टर में हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। शुरू में हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है कि सेल, व्हाट इज ए सेल, सेल क्या होता है और सेल थ्योरी क्या है। सेल की एक कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, इन इस एस्पेक्ट्स पे हम लोग को बात करनी है। तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी पे। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोग को? हाँ ठीक है। देखो, वो बातें क्या क्या है। अब इन्होंने ये कहा कि जो है कि हम लोग को सेल पढ़ना है। अब सेल होता क्या है? तो सेल कहेंगे, हम कहेंगे यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की यूनिट है, मतलब लाइफ तो कई फॉर्म में होते हैं। लाइफ जो होता है यूनिसेलुलर भी होता है, एक सेल का भी होता है। कोई जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, और या कह सकते हो प्रोटिस्टा भी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो वो भी तो क्या है? यूनिसेलुलर है। तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो भी क्या है? एक तरह का सेल है। यूनिसेलुलर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो बच्चों क्या क्या हो सकता है? ये यूनिसेलुलर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब और आगे बात बढ़ती है कि जो यूनिसेलुलर होगा वो क्या काम करता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या काम करता है। तो यूनिसेलुलर क्या होता है? जो भी बेसिक जितनी भी फंडामेंटल प्रोसेस होती है, इसेंशियल इसेंशियल प्रोसेसेस, जितनी भी इसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ, जितनी भी इसेंशियल प्रोसेस होती है लाइफ की, वो सारा काम कर लेता है। कौन? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर आल्सो परफॉर्म ऑल इसेंशियल आल्सो परफॉर्म ऑल इसेंशियल प्रोसेसेस। ठीक है, तो दोनों हैं, ये भी सभी इसेंशियल प्रोसेस को कर लेती हैं, और ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी सभी इसेंशियल प्रोसेस को कर सकती हैं। कहने का ये मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकती है, एक सेल के होते हुए भी। केवल एक सेल की वजह से भी ये क्या कर सकती है? अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकती है। यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स के होंगे, उसकी वजह से भी क्या करता है? ये सर्वाइव कर सकता है। लाइफ में अगर देखा जाए तो दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, और दूसरा है क्या? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। बच्चों, हम लोग के क्या है, कैरियोटिक सेल्स में कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे भी कैरियन का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस हो गया। तो प्रो मतलब इंसिपिएंट या शुरुआत वाले न्यूक्लियस टाइप के होंगे, और ये जो होगा ट्रू न्यूक्लियस टाइप होगा। तो जहाँ पे एडवांसमेंट की बात करेंगे तो ये ज़्यादा एडवांस हो गया है किससे? प्रोकैरियोटिक सिस्टम से। तो प्रोकैरियोटिक से ही क्या होगा? कह सकते हो कि यूकैरियोट का इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ? प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का इवोल्यूशन हुआ। इतनी बातें समझ गए। यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का यूनिट जो होता है वो क्या है? कि सेल है। सेल क्यों है? तो कहोगे कि ये जो किसी भी एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम एक सेल चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं क्योंकि वो सारे इसेंशियल प्रोसेस करता है। जैसे इसेंशियल प्रोसेस में क्या आएगा? ये कर लेगा रिस्पायरेशन, ये क्या काम कर लेगा? ग्रोथ करेगा। ये क्या करेगा? इसमें क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। इसमें क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं। कहने का ये मतलब है
कि इंडिविजुअली अगर यूनिसेलुलर भी चाहे तो अपनी लाइफ करता है, चाहे क्या वो तो कर ही रहा है, इंडिविजुअली भी अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। अब एक तो कंसिक्वेंस, एक तो बात इधर की हो गई, दूसरी बात यहाँ पे एक बात हो रही है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में ऐसा था, जो इनिशियल टाइप के थे, शुरुआत वाले कुछ ऑर्गेनिज्म थे, वो धीमे धीमे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें से कुछ लिनिएज जो होते हैं क्या हो गए, डिसेंडेंट जो थे वो क्या इवाल्व हुए, और क्या सिस्टम हो गया, यूकैरियोटिक सिस्टम। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं कि क्या कैसे होता है। देखो शुरुआत में क्या हुआ कि सेल था, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, फिर सेल था, सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा आर्गन, आर्गन से क्या बनेगा आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम बनेगा बच्चों, फिर उसके बाद क्या बनेगा ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसमें बहुत से और भी आते हैं बीच बीच में अगर चाहो तो। सेल था, तो अगर बहुत से लाइफ फॉर्म यहीं से एग्जिस्ट करते हैं, सेल क्या हो सकता है यूनिसेलुलर हो सकता है, और क्या हो सकता है मल्टी सेलुलर हो सकता है। अगर जो यूनिसेलुलर होगा तो वो तो यहीं एग्जिस्ट करेगा, वो टिश्यू नहीं बनाएगा, क्योंकि एक ही सेल है तो ये यहीं पे रुक गया है, अब ये आगे बढ़ेगा, ये वाला आगे बढ़ेगा। मल्टी सेलुलर है तो वो क्या बना सकता है टिश्यू भी बना सकता है। फिर अगर कहा कि नहीं और कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या देख रहे हो, ये ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ क्या हो रहा है ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। तो कौन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो रहा है, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में देख रहे हैं कि यहाँ से जो हो रहा है सेल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जिसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या होगा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिसमें आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बहुत से होंगे जिसमें आर्गन सिस्टम बनेंगे, और वो फाइनली क्या बन जाएगा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये है पूरे लाइफ को अगर हम ये देखें कि किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। एक्चुअली क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी में हम देखते हैं सेल में बहुत से ऐसे जो इंडिपेंडेंटली अकेले ही रह के लाइफ को परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत से ऐसे होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, उसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सारी बातें बच्चों हम लोग क्या करेंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसमें और डिटेलिंग कर लेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना बस समझने के लिए है ये कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर उसके बाद क्या बताया इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, लास्ट तक ऐसे चलता जाता है। अब ये पूछा जाए कि ये बताओ सेल से भी पहले कुछ है, सेल से पहले कोई एक्स है। अब एक्स है क्या, इसको अब समझते हैं हम। सेल से भी पहले क्या है एक्स है। तो लाइफ शुरू कहाँ से हुई, तो कहोगे जब लाइफ की सबसे छोटी इकाई जो है ये सेल है, ये लाइफ की यूनिट है, यही हम लोगों ने पढ़ा लाइफ की यूनिट है। अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है, लाइफ से जो लाइफ की डिफिनीशन ही सेल से शुरू होती है, तो इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। तो कहेंगे इससे छोटा और क्या होगा, तो कहोगे कि इससे छोटा अब हम ये यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यूनिट है जो सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह का है। तो मतलब ये है कि लाइफ की यूनिट जो है सेल है, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। इसका ये मतलब हुआ है अगर लाइफ को एग्जिस्ट कराना है बच्चों, तो क्या होगा, बिना एक सेल मतलब कम से कम उसके पास एक सेल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल करनी होगी। तो सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म कोई भी एक सेल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक क्या चाहिए मेम्ब्रेन चाहिए, और क्या चाहिए जेनेटिक मटेरियल चाहिए, और एक फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड क्या होगा, वो उसका प्रोटोप्लाज्म होगा, ये होगा। अगर बच्चों ये तीन बातें अगर तुम ध्यान में रखोगे कि किसी भी सेल को एग्जिस्ट करने के लिए ये तीन बातें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए मेम्ब्रेन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए उसमें जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, उसमें क्या हो, तीसरा क्या होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। या इसको कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म के ही अंदर एक फ्लूइड होता है, प्रोटोप्लाज्म को हुई को टर्म में कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि हम बहुत से ऑर्गेनिज्म लाते हैं और उसको हम पूछते हैं कि किसको हम सेल कहेंगे। एक देखो यहाँ पे लाया हमने, एक वायरस लाया जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल इसका है, बैक्टीरियोफाज वायरस है ये, है ना, तो इसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। दूसरा है
इसकी जो आउटर कवरिंग है वो बनी बच्चों किससे, प्रोटीन से, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। ये सारे जो कवरिंग है, ये जो टेल वगैरह है, टेल फाइबर प्रोटीन, ये सब प्रोटीन का बना हुआ है। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे बना जिसका नाम है प्रियांस। क्या नाम है, प्रियांस। ये क्या है, इन्फेक्टेशियस प्रोटीन है, इन्फेक्टेशियस प्रोटीन। ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो केवल प्रोटीन का बना हुआ। तो ये हो गया। तीसरा जो है हम लोग अब देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दिए, वो था तुम्हारा, इससे एक ऐसे निकाल दिए और यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल रख दिए, यहाँ प्लाज्मिड रख दिए। ये था तुम्हारा क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। उसके और आगे जाते हैं हम लोग बच्चों, तो हम लोग ये देखेंगे, इसके जस्ट और आगे जाएंगे तो कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ये तुम्हें मिल गया मान लो इस तरह का, ये मिला। थोड़ा और बड़ा बनाना होगा इसको हमको, तो ये थोड़ा सा और इधर आ जाए हम लोग, तो यहाँ हम लोग देख लें, यहाँ पे हाँ ये हो गया तुम्हारा, इतना बड़ा सेल हो गया। और इसमें जो था लार्ज सेंट्रल वैक्यूल था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड भरने के बाद क्या है, यहाँ साइड साइड से एक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल जिसे कहेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम या डीएनए की फॉर्म होगा। फिर इससे जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, फिर राइबोसोम्स होंगे। फिर उसके बाद ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा। ये जो है तुम्हारा एक यूकैरियोटिक सेल है। क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। और ये बैक्टीरिया जो है तुम्हारा एक तरह का क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल है। इस वाले में ये है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ क्रोमोजोम, विथ क्रोमोजोम। यहाँ पे क्या है, यहाँ का डीएनए विथ आउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा है साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये वाला जो फ्लूइड है भरा हुआ, ये भी इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ये भी साइटोप्लाज्म है। अब इसके अलावा जो है ये साइटोप्लाज्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद ये जो घेरा हुआ स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको भी जो ये पिंक वाला स्ट्रक्चर था इसको क्या कहते थे, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, हमने देखो आपको 4 ऑर्गेनिज्म के नाम दिखाया, 4 तरह के वो सेल्स बनाए। पहला जो सेल था वो क्या था, बैक्टीरियोफाज। दूसरा प्रियांस। तीसरा जो है बैक्टीरिया। और चौथा जो था क्या है, यूकैरियोटिक सेल। ये 4 बनाए हमने। इन सब में हमने अब शुरू में ही पढ़ लिया कि जो ये 3 फीचर्स होते हैं सेल के, ये होने चाहिए। एक मेम्ब्रेनस बाउंड्री स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा का जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और एक फ्लूइड मैट्रिक्स होना चाहिए जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड होगा जिसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये अगर चीज़ें हैं तो वो एग्जिस्ट करेगा लाइव। अब यहाँ देखते हैं, ये तो डीएनए है, प्रोटीन है, इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, ऐसा कोई साइटोप्लाज्म इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो ये सेल कहलाएगा बच्चों, नहीं। तो ये सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो मेम्ब्रेन है, ना तो जेनेटिक मटेरियल, ना ही क्या है, एक तरह का प्रोटोप्लाज्म है। तो ये चला गया। प्रियांस का देखें, इसमें केवल ओनली प्रोटीन का, ये भी नहीं आ गया। यहाँ बढ़ते हैं तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन सिस्टम है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म है, उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए है। इसका मतलब इसको हम सेल कहेंगे। इस वाले को कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें देखो न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्रोमोजोम के साथ है, यहाँ मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, साइटोप्लाज्म भी है, और एक मेम्ब्रेन जो एक की बात कर रहे थे पूरे घेरने को, यहाँ कई मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब है। तो बच्चों हम लोग ये समझ गए कि देखो ये जो दोनों थे प्रियांस और ये वायरस, ये तो सेल की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों में भी अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ बस 2 ही 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो डीएनए दिख रहा है बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, कोई घेरा नहीं है, और दूसरा फ्लूइड मैट्रिक्स दिख रहा है। इसमें भी दिख रही हैं, न्यूक्लियस तो दिख रहा है लेकिन वो क्रोमोजोम के फॉर्म में है, उसके अंदर डीएनए नहीं है, उसके अंदर क्रोमोजोम के फॉर्म में है, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
बस बच्चों यहीं पे डिफरेंस हो गया, यहीं पे ये डिफरेंस हो गया कि इसकी जो कैरियन मतलब जिसका जो न्यूक्लियस है बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है, और इसकी साइज थोड़ी छोटी है इसके कंपेयर में। इसकी जो साइज है बैक्टीरिया की साइज है वो इस माइटोकांड्रिया के साइज के बराबर है और किसके क्लोरोप्लास्ट के साइज के बराबर है। क्या समझे? आई रिपीट, जो ये पूरे बैक्टीरिया की जो ये माइटोकांड्रिया की जो साइज है वो किसके बराबर है? माइटोकांड्रिया की साइज किसके बराबर है? तो वो बताओगे वो किसी बैक्टीरिया के बराबर, बैक्टीरियल साइज के, बैक्टीरियल साइज के बराबर है। किसकी? माइटोकांड्रिया की जो इतनी पूरी लेंथ है वो इसके माइटोकांड्रिया की साइज। इसका ये मतलब है, अब समझो कि इसमें जो एक सेल ऑर्गेनेल्स है, कोई स्ट्रक्चर है जो पूरे यूकैरियोटिक सेल के अंदर है वो किसी बैक्टीरिया के साइज के बराबर है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया की साइज बहुत छोटी होगी और ये बहुत बड़ा होगा यूकैरियोटिक सेल। प्रो यू क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बच्चों नहीं था। फिर उसके बाद बेटा यहाँ देखो ये वाला जो थे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और साथ में क्या था? क्रोमोजोम था। बस आपको यही समझना है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है जो सेल को कंप्लीट करने के लिए, अगर ये अब्सेंट हो गया तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या है बच्चों? तो सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, फ्लूइड मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर हम इन तीनों बातों को अगर यहाँ तक समझ गए होंगे तो हम एक थोड़ा सा कुछ और पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चंस। ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सिस्टम में, अभी जैसे हम लोगों ने इतना सब पढ़ा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सिस्टम में जेनेटिक मटेरियल का क्या सीन है, तो कहोगे यहाँ पे जो होता है प्रो जिसमें डीएनए होता है और क्या होता है विथआउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। देखो पहले ही बात आ गई, जेनेटिक मटेरियल दोनों में है, चाहे प्रो हो चाहे यूकैरियोट हो, लेकिन बस ये अंतर क्या है? बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और यहाँ डीएनए किस फॉर्म में होगा? क्रोमोजोम के फॉर्म में होगा, कंडेंस फॉर्म में होगा, क्रोमोजोम होगा उस फॉर्म में होगा, और विथ क्या कहेंगे? विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल दोनों में होगा, मेम्ब्रेन दोनों में होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म दोनों में होंगे। बस अंतर क्या होगा? ये जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो अब बताओ बच्चों कि अगर दो घेरे हम बना दें, एक बड़ा घेरा बना दें एक दूसरा घेरा बना दें, जो मेम्ब्रेन की बात पूरी गई, और इसमें जेनेटिक मटेरियल दे दिए इसमें भी जेनेटिक मटेरियल दे दिए, इसमें भी फ्लूइड भर दिए इसमें भी फ्लूइड भर दिए, अंतर क्या हो गया दोनों में? इसमें हमने कहा अगला स्टेप क्या, दोनों देखो अभी तक सेम है, लेकिन हमने कहा कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है दूसरा वाला, देखो यहाँ पे फिर से हम इसको बना देते हैं। देखो फिर से बनाते हैं इसको, हम देखते हैं, हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो ये एक हमने कहा कि ये घेरा यहाँ बना दिया और एक घेरा जो यहाँ बना दिया, ये बड़ा थोड़ा घेरा बना दिया। इसमें मैंने ये कहा कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल दे दो, इसको भी मैंने कहा तुम्हें भी जेनेटिक मटेरियल दे, दोनों अभी सेम है, तो तीनों बातें फुलफिल हो गई। पहला क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, तीसरा क्या है? फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड है जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये है, हम यहाँ क्या लिख दे? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे भी क्या लिख दे? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंतर दोनों में, इसको हम कहेंगे ये स्मॉलर साइज क्या है, अंतर तो ऐसे देख के बताना है, स्मॉलर साइज में है, और दूसरा क्या है? सिंपल है, एकदम कुछ नहीं मतलब छोटा है, सिंपल है। इसमें क्या है? अब देखो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि ये फ्लूइड जो है मेरा एकदम पूरा भरा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने ये कहा कि जब इस वाले को और इस वाले से जब अंतर किया गया तो ये देखा गया कि इवोल्यूशन हो गया, ये थोड़ा चेंजेज हो गया। तो इसमें इन्होंने अपने ये जो पूरा चेम्बर था पूरा, इसमें छोटे छोटे खाने बनाने लगे, कंपार्टमेंट बनाने लगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक में इन्होंने एक कंपार्टमेंट बनाया जिसका नाम हो गया, ये इनका क्या कर दिया कि दो बातें हो गई यहाँ पे। पहला तो हो गया कंपार्टमेंटाइजेशन, कंपार्टमेंटाइजेशन हो गया। दूसरा बच्चों हो गया इसमें क्या? डिवीजन ऑफ लेबर।
क्या हो गया, कंपार्टमेंटाइजेशन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ये दोनों बातें इसमें हो गई। अगर देखो फिर से अगर हम लिखें इसको साफ साफ, देखो यहाँ पे पहला तो बात यहाँ हो गई कि इनमें क्या हो गया, कंपार्टमेंट बन गया। दूसरा बात क्या हो गई, दूसरा हो गया डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। दो बात होगी, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि सबको अपना अपना काम सौंप दो, वो अपना अपना काम करेंगे। पहला कंपार्टमेंट बन गया, तो देखो ये पूरा फ्लूइड था, ऐसे पूरा जैसे इसमें था, लेकिन इसमें क्या होगा, बड़ा साइज क्या है, तो चेंबर भी बड़े बड़े बनेंगे, बड़े बड़े। अब देखो जो एक चेंबर बन गया, घेरा बन के, डबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बन के एक अपना ही चेंबर बना लिए, इसको हम क्या काम कहते हैं, माइटोकांड्रिया कहते हैं। एक सेल ऑर्गेनेज बन गया जिसमें ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। दूसरा फिर क्या होगा, इसी में से कुछ स्ट्रक्चर जो थे वो क्या काम किए कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा क्लोरोप्लास्ट से बड़ा था और माइटोकांड्रिया से, तो यहाँ क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ये भी बन गया। इसके अलावा जो था, ये जो जेनेटिक मटेरियल था यहाँ पे देखो फ्री था, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने क्या किया, घेरे में घेर दिया। इस घेरे का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंटर में रहता था ना न्यूक्लियर, इसलिए। लेकिन जब प्लांट की बात आती है बच्चों, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो साइड की तरफ मूव करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो वैक्यूल एक होता है, वाटर बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा वो पाया जाता है कंटेंट में, 90% वॉल्यूम लगभग इसी का पाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ, साइड की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये जो मेम्ब्रेन था यहाँ पे, इससे जुड़ा हुआ, इस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ बहुत से ऐसे ऐसे एक्सटेंशन, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हो गया, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन एक्सटेंशन हो गया। इसी एक्सटेंशन पे बहुत से ऐसे ऐसे प्रोटीन से बाउंडेड स्ट्रक्चर जुड़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ जो जुड़े होते हैं उसको राइबोसोम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें अभी ये ऐसे ही है, इसमें न्यूक्लियस वैसे ही है। तो इसमें क्या हुआ है कि न्यूक्लियस ओल्ड टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का, इसलिए हमको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं बाउंडेड है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड हुआ, उससे बहुत से मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हुए, इसको हम क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद और कंपार्टमेंट बना, ये बना। तो इनमें ये था कि अब चूंकि ये भी एक सेल है, प्रोकैरियोट ही क्यों ना हो, और ये जो सेल है ये भी कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। तो जो बेसिक प्रोसेस लाइफ की होती है दोनों करते हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। अब देखो इनमें ये कह रहे थे कि यूकैरियोट में जो रिस्पायरेशन की सारे जो डिटेलिंग देखेगा वो कौन देखेगा, वो माइटोकांड्रिया देखेगा, और एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाने का काम किसको सौंप दिया गया, इस कंपार्टमेंट, इस चैम्बर को दे दिया गया। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम बांटना शुरू हो गया। फूड बनाने का काम किसको दे दिया गया, क्लोरोप्लास्ट को। इस बेचारे के पास, प्रोकैरियोट के पास कुछ नहीं है बेटा, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ तो यही है कि तो ये, लेकिन ये भी तो कंप्लीट करेगा किसी न किसी वे से। तो ये क्या काम करता है कि ये बना दी, ये बना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ राइबोसोम था इस पे जुड़ा हुआ, तो ये हो गया, फ्लूइड है ये अब सोचता है कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि यही तो पहले करता था। तो इसमें जो इंजाइम्स तो रिस्पायरेशन वाले यहाँ किस में थे, माइटोकांड्रिया में। यहाँ पे इंजाइम जो होगा इसी की मेम्ब्रेन में होगा, तो यहाँ से रिस्पायरेटरी इंजाइम जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे। पहली बात हो गई। दूसरा क्या, फूड बनाने के लिए, अगर फूड बनाने के लिए होगा तो इसमें कोई और मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो सारा काम किस में करेगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन में करेगा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन करना, जिसको क्रोमैटोफोर कहते हैं। तो इस तरह का होगा। पिगमेंट अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो एक तो हो गया रिस्पायरेशन करेगा, दूसरा फोटोसिंथेसिस करेगा। तीसरा क्या हो गया कि ये फ्लूइड तो दोनों में सेम है, वैक्यूल नहीं है, फिर भी क्या कर सकता है, राइबोसोम होना चाहिए जो प्रोटीन बनाता है, तो राइबोसोम भी इसमें होता है, इसमें राइबोसोम होता है। बस यही एक ऐसा है जो कि इसमें होता है, बकिया सेल ऑर्गेनेल, बकिया और कुछ नहीं होता है। हम अभी तक यहाँ क्या क्या देख लिए बच्चों, हमने ये देखा कि प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो सेल, उन दोनों में केवल मेनली बेसिक डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इस वाले में कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है, जिसमें माइटोकांड्रिया का एक चेंबर बन गया, क्लोरोप्लास्ट का एक चेंबर बन गया, न्यूक्लियस का एक चेंबर बन गया, सेंटर में रहेगा, ये बहुत सही एकदम। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक चेंबर बना लिया अंदर की तरफ, मतलब इसमें डिवीजन कर करके कंपार्टमेंट बना लिया। यहाँ कंपार्टमेंट नहीं बना तो पूछा जाएगा जो इंजाइम्स वगैरह पाए जाएंगे वो कहाँ होंगे, तो कहोगे इसका केवल एक ही मेम्ब्रेन ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सारे इंजाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दे देगा, और इसी को एक्सटेंशन को हम कहते हैं मेसोसोम। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसके लिए सुटेबल है।
तो ये भी रिस्पायरेशन करेगा, ये भी क्या काम करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, ये भी क्या काम करता है कि कर सकता है, क्या कर सकता है कि क्या कहते हैं, मोटेलिटी कर सकता है, ये बहुत से जो भी प्रोसेस होता है वो कर सकता है। अगर बच्चों यहीं पे हम लोग ये ध्यान दें कि ये बताओ कि ये जल्दी जल्दी डिवाइड होगा कि ये फास्ट डिवाइड होगा, कौन फास्ट डिवाइड होगा, प्रोकैरियोट फास्ट डिवाइड होगा ए कि बी? तो आप क्या बताओगे? बहुत लोग यूकैरियोट बताएंगे। नहीं, प्रोकैरियोट, ये फास्ट डिवाइडिंग होगा, फास्ट डिवाइडिंग। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर इसको 1 से 2 बनना है तो ये क्या काम कर, अपने डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए था उसको दुगुना किया, फ्रूट को थोड़ा सा बढ़ाया, 1 से 2 हो गया, ये 1 से 2 हो गया। यहाँ क्या करना है, इनको क्या करना है, पहले क्लोरोप्लास्ट को डबल बाइनरी फिजन से कराओ, माइटोकॉन्ड्रिया को बाइनरी फिजन से डबल कराओ, डीएनए को, क्रोमोसोम बहुत बड़ा है ना, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो ये टाइम लेगा। तो ये फास्ट डिवाइडिंग है, ये क्या होगा, स्लो डिवाइडिंग, स्लो डिवाइडिंग, ठीक है ना। तो ये कहने का ये मतलब है कि एक तो सबसे स्मॉलर साइज क्या है, जल्दी जल्दी क्या करता है, ये वो क्या करता है, डिवाइड भी कर लेता है, और सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म एकदम है। तो इसीलिए पहला जो प्रो यू के बेस, जो किस बेसिस पे हम लोग बांटे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, इसमें है, इसमें नहीं है। उसके आगे फिर क्या होगा, कंपार्टमेंट के बेसिस पे, इसमें ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये सिंपल सिस्टम है, लेकिन दोनों सारे जो बेसिक लाइफ की इसेंशियल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर सेल को कहा जाए कि क्या वायरस सेल है, तो कहोगे क्या, नहीं, क्यों, वो सेल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म, ये तीनों नहीं फॉलो होता, क्या मेम्ब्रेन ना फॉलो होता, ना ही जेनेटिक मटेरियल, तो है ये, देखो मेम्ब्रेन कह लो कि है, लेकिन फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड, एक्चुअली फ्लूइड के बारे में हम बार बार ऐसे कह रहे हैं कि फ्लूइड बहुत जरूरी है। जैसे ये सेल है ना, तो कोई एक्स कंपाउंड वाई में चेंज होगा, वाई ए में चेंज होगा, ये यहाँ पे इंजाइम लगेंगे। तो ये सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, लिविंग सिस्टम चलते हैं, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म में ही चलते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ही ये सारी चीज़ें चलती हैं, इंजाइम यहीं पे होते हैं जो बायो साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए होता है कि जब ये है ही नहीं, किसी भी एक्वा सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए किसी एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, तो ये क्या होगा कि ये सब सारी चीज़ें सेल साइटोप्लाज्म में होगी, और जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो बेसिक प्रोसेसेस नहीं करेंगे इस तरह के मेटाबॉलिज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन सेल, ये लाइन है, याद रखना क्या, कि साइटोप्लाज्म ही मेन एरिया होता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं सेल के अंदर। समझ गए बच्चे? तो इतना अगर हम लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक, किस बेसिस पे बाटे, क्या होता है कंपार्टमेंटाइजेशन, क्या होता है कॉम्प्लेक्सेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, क्या होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट से अलग कैसे है, एक सेल को बताने के लिए क्या करते हैं। अगर इन तीनों बातों में से कोई भी एक कम हो गया, मतलब मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, फ्लूइड मैट्रिक्स, इन तीनों में से कोई भी अगर एक कम हो गया तो उसको सेल नहीं कहेंगे। जैसे कि अभी उस वायरस में देखो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया था, नहीं था, साइटोप्लाज्म नहीं था, तो वो क्या, वो सेल नहीं होगा। तो एनीथिंग लेस देन दैट कंप्लीट अ सेल इज नॉट कंसिडर एज अ सेल, उसको सेल हम नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो हम अब देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उतना समझे होगे तो अब तुम्हें एनसीईआरटी बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। देखो, व्हेन यू लुक सी नॉन लिविंग अनलिविंग वंडर, मतलब पूछ रहा है कि लिविंग नॉन लिविंग में अंतर क्या है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि क्या होता है, सबसे पहला तो ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ अभी लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, एक्सट्रिंसिक भी होती है और क्या होता है, इंट्रिंसिक होती है, इंट्रिंसिक होती है। नॉन लिविंग में कैसा होता था, एक्सट्रिंसिक होता है, लिविंग में कैसा ग्रोथ होता था, इंट्रिंसिक होता था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस ही करे, फिर उसके बहुत से ऐसे होते नहीं होते, इसका एक्सेप्शन भी है, जानते ही हो। तीसरा जो है ये कहते हैं कि इसमें मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, दोनों आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है बच्चों। कैटाबॉलिज्म भी आता है, एनाबॉलिज्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर इस तरह के सारे रिएक्शंस क्या होता है, इसका मेन एरिया कहाँ होता है, मेन एरिया वो क्या होता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म इसका मेन एरिया होता है। ये सब कुछ फीचर्स हैं जो कि लिविंग बनाते हैं इनको। तो ये अल्टीमेटली कुल ले जाके कहाँ पे मिलाएगा, सेल से। किससे मिलाएगा, सेल से। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेक द ऑर्गेनिज्म लिविंग एनिमेट, क्या क्या है, तो वो हम लोग अभी पढ़े हैं। द आंसर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल इन ऑर्गेनिज्म। अगर सेल से कुछ भी नीचे हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं,
ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और सम कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो एक सेल से होंगे वो क्या यूनिसेलुलर होंगे, और जो बहुत से कंपोज्ड होंगे मेनी सेल्स उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। अब आते हैं कि क्या सेल क्या है, तो क्या होगा कि सेल वो होगा कि जो बेसिक 3 बातें बताए थे, मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और फ्लूइड मैट्रिक्स। तो देखो व्हाट इज ए सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल, क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन। इसेंशियल फंक्शन हर वो चीज़ कर सकती है जिनमें वो तीनों सिस्टम हो, मेम्ब्रेनस सिस्टम, जेनेटिक मटेरियल, फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो और क्या करता है, परफॉर्म कर सकता है लाइफ। मतलब कोई चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, अगर उसके अंदर वो सारी फीचर्स होंगे एक सेल की तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फॉर्म फंक्शन कर सकता है। एनी थिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी ऐसा चीज़ जो कि उन सब फीचर से कम होगा तो उसको हम नहीं कंसीडर कर सकते क्या, लाइव सेल की तरह नहीं कंसीडर किया। जैसे अभी एक वायरस का हम लोगों ने देखा कि प्रोटोप्लाज्म नहीं था। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अभी हम लोग तो फंक्शनल स्ट्रक्चरल की बात अभी देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। स्ट्रक्चरल फंक्शन का मतलब जैसे हम लोग मान लो किससे बने हैं, मान लो ये है, या प्लांट ही देख लो, ये प्लांट है तो ये किससे मिलके बना हुआ, ये छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, सेल बहुत से, जो इसका सेक्शन काटे होंगे ना, ये लीफ का एनाटॉमी, इपीडर्मिस, फिर मेसोफिल सेल्स, ऐसे ऐसे करके, तो ये सब किससे मिलके बने, सेल से बनेंगे। तो एक एक सेल जो है, कई एक सेल उसके साथ साथ बहुत से अधिक सेल्स जो आ गए, ये सब इकट्ठा होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनाए, और कुल मिला के क्या बना दिया, एक पत्ती बना दिया, और एक तरह का आर्गन बना दिया। आर्गन बना दिया तो उसमें क्या होगा कि जो मल्टी सेलुलर, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर, ये भी कहेंगे मल्टी सेलुलर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो होगा बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में वो सारे सेल्स ही मदद किए हैं। एक से एक, दो दो चार देख के हम दूर से देख रहे हैं तो पत्ती दिख रहा है, अगर अंदर जाके देखें तो केवल सेल्स दिखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल में क्या बच्चों कहेंगे कि ये जो है ये क्या करता है, प्लांट क्या करेगा, रिस्पायर करेगा। प्लांट क्या काम करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। पूरे प्लांट की बात हो रही है। एनिमल भी क्या करेगा, रिस्पायर करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। और भी बताओ कुछ प्रोसेस, जैसे कि ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब डिवीजन करेगा, मतलब ये क्या है कि रिप्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली इसका एक सेल भी क्या करेगा, रिस्पायर करेगा, है ना, रिस्पायर करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका एक सेल, मतलब पूरी प्लांट को देखो जो फीचर्स है वही उसकी एक सेल की भी फीचर है। मतलब जैसे ये घर बनाया बच्चों हम लोगों ने, ये घर बनाया तो ईट से बनाया ना, ईट से, तो इस पूरे जो घर की जो फीचर्स होगी, जो एक ईट की फीचर्स होगी, तो ये इसको हम एक ईट को क्या करेंगे, यूनिट है, और इस पूरे घर की जो फीचर्स होगी वही इसको एक्सप्लेन करेगा। तो बनने का तो यही स्ट्रक्चरल हो गया, बनाने में जो मदद करता। फंक्शनल जो इसके फीचर्स हैं, एक से एक यूनिट की, एक ईट की जो फीचर्स है वो पूरे दीवार की फीचर्स है। तो वही कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले जो थे ये एक साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने क्या था, सबसे पहला देखा था लाइव सेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेड सेल नहीं, लाइव सेल। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बात तो इन्होंने देखा। और एक दूसरा था रिबन से याद करना, RBN, तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, RBN रिबन। तो इससे याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस खोजे थे। तो रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर न्यूक्लियस, ये दूसरा खोज थी इसमें। अब देखो ध्यान से कि क्यों नहीं और चीज़ों को खोजी। अभी तो हम लोग पढ़े कि DNA पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो क्यों नहीं औरों का खोजा गया उस समय। तो कहोगे उस समय प्रॉब्लम ये थी कि बहुत टेक्निकल लिमिटेशंस थी। जैसे हमारे पास जो थे सिंपल माइक्रोस्कोप थे या कंपाउंड थे, क्या थे, माइक्रोस्कोप थे, और वो भी बहुत सिंपल। बहुत से तो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने से ही बनाया माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल टाइप के थे। बाद में आया कि जो अब इतना एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी का, DNA का स्ट्रक्चर देखना है तुरंत हम बता सकते हैं, क्या किसी भी चीज़ का सेल मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन कहाँ इधर उधर हो रही है, कुछ क्या डिसबैलेंस हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये डिटरमाइन करना तो हम तुरंत आज पता कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि एक साइंटिस्ट है रामाचंद्रा जो थे, ये जो थे, ये प्रोटीन कोलेजन, एक प्रोटीन होता है ना, कोलेजन प्रोटीन, जो हायर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे रामचंद्रन प्लॉट, क्या पढ़ोगे, रामचंद्र, ये बताते थे कि किसी इलूसिडेट करना हो किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर को, तो ये रामचंद्रन प्लॉट डायग्राम ड्रा करके हम क्या बना सकते हैं।
उसमें जैसे कि कोलेजन एक प्रोटीन के बारे में इन्होंने बताया था रामचंद्रन ने। इसके अलावा बहुत से और एडवांसमेंट हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, सेम होता है बच्चों, एक क्या होता है, टेम होता है। बेटा जो सेम होता है ना उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, और टेम जो होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये क्या करता है, एकदम फाइन स्ट्रक्चर दिखा देता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन देखना है तो लिपिड बाइलेयर इन सब कैसे कैसे अरेंज है ये देख सकते हो। जैसे मान लो तुम कोई सेल पे स्टडी कर रहे हो, ये सेल के अंदर का जो ये मेम्ब्रेन है, तुमने कोई इसको ड्रग दिया या कोई कोई साल्ट दिया या कुछ भी दिया, और ये तुम्हें देख रहा है कि ये सिकुड़ता चला गया। अब हमको इसको देखना है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन हमारा कहाँ है, एकदम सिकुड़ गया है कि नहीं हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर को देखना है। तो इसको हम क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, इसको इन्वेंट देखेंगे, तो ये देखेंगे कि ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो हमको क्या कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम, फाइन स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तब धीमे धीमे डिस्कवरी होती गई। ऐसे ही उसी में कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन करने के रामचंद्रन प्लॉट ये सब बताया गया। तो ये सब एडवांसमेंट की वजह से क्या होगा कि आगे बहुत सी डिस्कवरी होने लगी। उसी में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे था इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। पहले तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, दूसरा क्या हुआ उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, तो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी भी ये भी है, जो पहले वाले माइक्रोस्कोप थे जैसे कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ये कौन दो तरह के होंगे, सेम और बच्चों टेम। स्ट्रक्चरल डिटेल, ये स्ट्रक्चरल डिटेल को बताता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में अगर तुम पढ़ोगे तो इतना याद रखना है, दो तीन बातें हम लोग पढ़े थे वो उसको याद रखने वाली बात है कि सेल थ्योरी की कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दो साइंटिस्ट थे, एक स्वान थे, स्वान आई थिंक कहीं ना कहीं हंस स्वान नहीं होता, उस तरह से याद रखना। तो स्लाइडेन थे एक साइंटिस्ट, स्लाइडेन, और एक क्या थे, स्वान, SCH1 स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे। स्वान मतलब ये याद रखना, हंस की तरह कुछ याद रखना। तो ये याद रखना कि ये जो जूलॉजिस्ट थे, क्या थे, जूलॉजिस्ट, और ये जो बच गए वो क्या होंगे, बॉटनिस्ट। यही दोनों थे स्लाइडेन स्वान। इन्होंने अलग अलग, जैसे ये 1838 में और ये फिर दूसरे ईयर में ये क्या किए, डिस्कवरी किए, सेल के बारे में इन्होंने खोजा। तो इन्होंने ये पाया, ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, ये क्या थे, जर्मन के बॉटनिस्ट हैं, जर्मन के। और ये जो स्वान थे ये थे ब्रिटिश के, किसके थे, ब्रिटिश के। और ये जूलॉजिस्ट थे, और ये 1838 में, और उसी टाइम उसी समय 1839 में इन्होंने, इन दोनों का ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग अलग था। इन्होंने क्या किया कि स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिल के फाइनली सेल थ्योरी को दिया, फाइनल से जो फाइनली शेप देते हैं उसको स्लाइडेन स्वान दोनों ने मिल के दिया। लेकिन वो लोग अलग अलग अपना ऑब्जर्वेशन किए थे और बताते थे कि देखो इस तरह की चीज़ें हैं सेल की थ्योरी के लिए ये। तो जो स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे, जर्मन के बॉटनिस्ट हैं, एग्जाम्पल लार्ज नंबर प्लांट थे। तो बॉटनिस्ट है तो किस पे अध्ययन करेंगे, प्लांट पे करेंगे, प्लांट्स पे। ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे डिफरेंट काइंड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे पैरेंकाइमेटस हो गया, जाइलम टिश्यू, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल है। विच फॉर्म टिश्यू ऑफ अ प्लांट, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और वो क्या बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं। एट अबाउट सेम टाइम, उसी के आसपास ही जो स्वान थे, स्वान मतलब हंस, 1839 में ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, स्टडी डिफरेंट एनिमल्स है। अब ये जो है, जो ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट है, तो ये किस पे काम करेंगे, तो ये काम करेंगे किस पे, एनिमल सेल पे। ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, ये इन्होंने जूलॉजिस्ट थे, तो जूलॉजिस्ट जान इसी बात है किस पे काम करेंगे, एनिमल सेल्स पे। तो इन्होंने बहुत से एनिमल सेल को देखा। फिर उसी समय, चूंकि पहले तो उन्होंने बता रखा था, पहले किसने बता रखा था, पहले स्लाइडेन ने, बॉटनिस्ट जो थे उन्होंने बता रखा था इसके बारे में। तो इन्होंने ये देखे कि ये क्या ऑब्जर्व किए, एनिमल सेल्स को देखे और रिपोर्ट किए कि जो सेल होती है, जो हम लोग बताए ना फ्लूइड मैट्रिक्स के ऊपर एक कोई कवरिंग होती है, और वो बच्चों आज हम लोग क्या जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स, ये बहुत से एनिमल सेल्स है। जैसे उन्होंने प्लांट के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को देखे थे, ऐसे इन्होंने एनिमल के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को देखे और रिपोर्ट किया कि सेल हैज थिन आउटर लेयर, जिसको आज के हम डेट में क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। ही आल्सो, उन्होंने ये भी बताया कि चलो अच्छा देखते हैं, ये तो एनिमल की बात हो गई, भले से जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, बॉटनी के भी फील्ड में चले गए हैं, प्लांट को भी ऑब्जर्व किया कि क्या ये मेम्ब्रेन जो है प्लांट में भी पाई जाती है। तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक और एडिशनल कवरिंग है, प्लांट के ऊपर भी एक एडिशनल कवरिंग थी। एक्चुअली बच्चों वो क्या थी, सेल वॉल। क्या थी,
सेल वॉल थ्यू। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मतलब इन्होंने कहा कि ही कंक्लूड बेस्ड ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने कहा कि प्लांट सभी जो एनिमल सेल होते हैं उनमें केवल एक आउटर कवरिंग होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन यही ऑब्जर्वेशन जब हम प्लांट में करते हैं तो देखते हैं उनमें एक यूनिक आउटर कवरिंग होती है जो इसको आज हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन दोनों मतलब इसके ऑब्जर्वेशन पे केवल स्वान प्रपोज किए थे हाइपोथेसिस दैट बॉडी ऑफ एनिमल सेल एंड आर प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये बातें इन्होंने बताई थी। केवल किसने बताई थी? स्वान ने ये बताया था, प्रपोज किया था कि जो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो वो किससे बने होते हैं, सेल से वो कंपोज किए होते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो बने होते हैं वो किसी सेल से ही बने होते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। बाद में ये पता चला कि स्लाइड एंड स्वान जो है टुगेदर दोनों लोग मिल गए, और मिलने के बाद क्या हो गए, जैसे मेले में बिछड़े होते हैं ना वैसे मिल गए। वो कहाँ के थे? जो ये ब्रिटिश के थे, और वो बेचारा कहाँ के थे? जर्मन के थे। तो दोनों क्या हो गए, मिल गए। मिलने के बाद कहें कि अब चलो हम लोग एक सेल थ्योरी देते हैं जिसको आज हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे हमारे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए उन दोनों दोस्त मिल गए, स्लाइड एंड स्वान, एक जंतु विज्ञान वाले, और अब क्या बन गया बच्चों? स्लाइड एंड क्या थे? बॉटनिस्ट थे, और ये स्वान जूलॉजिस्ट, दोनों मिलके क्या बना दिए? बायोलॉजी बना दिए। तो बायोलॉजी से हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग ये समझ लिए कि सेल थ्योरी बायोलॉजी से आई है ठीक है। स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। स्वान जो थे इन्होंने क्या, और स्लाइडिन स्वान दोनों मिल के क्या सेल थ्योरी दिए। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ये थ्योरी की एक कमी थी, इसकी लिमिटेशन थी। पूछा जाए स्लाइडिन स्वान की क्या कमी थी जो सेल थ्योरी उन्होंने दोनों लोग मिल के दिए। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, नए सेल्स कैसे बनते हैं। जैसे अब आज के डेट में हम जानते हैं कि पहले वाले जो सेल थे उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनते हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। तो बाद में इसकी कमी को पूरा किया किसने? एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। कौन से बच्चों? रुडोल्फ विर्चो थे 1855 में। ये कब थे? 1939 में और 55 में। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस टर्म को उन्होंने एक नाम दिया ऑमनी सेल्युला ई सेल्युला। ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑमनी सेल्युला ई सेल्युला क्या मतलब होता है? तो कहोगे कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही है न्यू सेल्स जो है, न्यू सेल ये है न्यू सेल्स। तो ये कहाँ से बन रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस स्लाइड एंड स्वान गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप। ये बच्चों देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि हु गेव द फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल शेप किसने दिया था? सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान ने। उस थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो में। उन्होंने ऐड क्या किया था? ऑमनी सेल्युला ए सेल्युला। स्लाइड एंड स्वान की जो थ्योरी थी उसमें क्या कमी रह गई थी? तो कहोगे स्लाइड एंड स्वान की थ्योरी में यही कमी रह गई थी, ये नहीं बता पाए थे कि नए सेल कहाँ से बनते हैं। तो फाइनली आज के डेट में हम लोग ये देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये पहले थे, और ये विर्चो वाले जो थे ये क्या कि ऑल सेल्स राइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑमनी सेल्युला ई सेल्युला। ऑमनी सेल्युला ई सेल्युला, ठीक है। अब बताओ कि इसमें वायरस आएगा? नहीं। तो हम लिख लेंगे बच्चों की एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन होगा? वायरसेस। ये सब जो होंगे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि प्रियॉन्स ये सब भी क्या है? एक्सेप्शन है। ये सब हो गए जो एक्सेप्शन है, क्योंकि सेल थ्योरी इनको नहीं एक्सप्लेन करते, क्योंकि पहले ही फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। और दूसरी ये बात है कि वो सेल तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे जब प्रोटोप्लाज्म नहीं था, और दूसरा प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं, तो ये भी बात नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ तक क्या सेल थ्योरी पढ़ लिया। अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें बच्चों अब तुम लोग को सब एकदम आसान से समझ में आएगा, जो अभी शुरू में हम लोग फिगर पढ़े थे कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर ध्यान से देखोगे जो इसका प्रोकैरियोट यूकैरियोट, तो फिर से हम लोग वही बना लेते हैं। देखो ये था तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे बड़ा सा था यूकैरियोटिक सेल।
और यहाँ पे क्या था, वैक्यूल पाया जाता था, और साइड में तुम्हारा छोटा सा क्या था तुम्हारा, यहाँ पे न्यूक्लियस था, क्रोमोजोम था, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट था, और यहाँ पे केवल बेचारा अकेला डीएनए था, और इसकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थी, और ये क्या था, सेल वॉल था। ये हो गया सेल वॉल था, इसमें भी सेल वॉल, और ये अंदर इसके तो फिर क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन बाउंडिंग स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये हो गया जेनेटिक मटेरियल हो गया, फ्लूइड हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी तुम्हारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये था, ये तुम्हारा था प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, इसमें क्या ये था यूकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या अंतर था, इनमें कंपार्टमेंटाइजेशन है यूकैरियोट में, इसमें नहीं है। अब पढ़ लेते हैं इन सबको। ये वाली अब जो सेल द ओनियन पिल, अब ये कहना है कि सेल तुम्हें अगर देखना हो वास्तव में तो क्या ओनियन का देखा हो ना, ओनियन, ओनियन भाई प्याज, प्याज नहीं देखे हो, देखो ये ऐसे प्याज होता है, देखो इतना अच्छा मैंने प्याज बना दिया, ये प्याज होते हैं, इस कलर का नहीं होता, लाल रंग का होता है ना। तो ये प्याज था। अब इसकी एक एक परत जब निकालोगे इतने पतली पतली, तो एकदम पतली वाली जो लेयर निकालोगे, इस तरह से इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, वो क्या होगा, सेल होगा। दूसरी है कि जो हमारे गाल के अंदर, जो अंदर मुंह के अंदर जो होगा, साइड साइड में हल्का हल्का जो ऐसे ऐसे कुछ लटकते नहीं है, थोड़ा मोड़ा कहीं छिला जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, इससे रहता है, तो उसकी वजह से देखते हैं, तो उसको भी जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो प्लांट जो होगा एनिमल सेल्स दिखेंगे तुम्हें। तो इस तरह के हम अगर सेल को ऑब्जर्व करना चाहें। उसके अलावा लीफ का है, लीफ को हम क्या अगर सेक्शन काट के देखें तो वो क्या होगा, इपीडर्मिस, मेसोफिल सेल्स, ये सब हम देख सकते हैं। तो सेल को अगर ऑब्जर्व करना हो तो हम इस तरह से देख सकते हैं, और वो किसमें, माइक्रोस्कोप के माध्यम से, ऐसे नहीं दिखेंगे। ऐसे हम क्या देख सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है। ह्यूमन चिक सेल अंडर माइक्रोस्कोप, लेट अस रिकलेक्ट द ओनियन पिल, टिपिकल प्लांट सेल। टिपिकल प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल है, आउटर बाउंड्री है, विद इन सेल मेम्ब्रेन सेल। अब ह्यूमन चिक आउटर में डिग्निटी सेल है, उसमें केवल ह्यूमन सेल का है, मतलब एनिमल है, तो उसमें केवल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं होगा। और उसमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ना, देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम, यहाँ पे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए, उस किस फॉर्म में है, क्रोमोजोम के फॉर्म में, क्योंकि यूकैरियोटिक सिस्टम विच टर्न्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो अल्टीमेटली क्रोमोजोम के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, डीएनए मिलेगा। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक। बस ये लाइन है भाई बच्चों, ये अगर बेटा लाइन याद रखोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम, अगर पूछा जाए कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट में अंतर कहोगे तो कहोगे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जिसमें होगा उसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे, जिसमें लैग मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई होगा उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। बस एक लाइन में डिफिनीशन है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन जिसमें होगा उसमें कहेंगे यूकैरियोटिक, या जिसमें नहीं होगा उसको प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल। देखो ये फ्लूइड बताए थे ना, दोनों में जो मेन एरिया था जहाँ पे रिएक्शंस होते थे, तो ये साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, फ्लूइड भरा होता है। ये तो पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी ना सेल के लिए। देखो यहाँ लिखा है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज बोथ प्लांट एनिमल सेल। मेन एरिया है जहाँ पे रिएक्शन चलते हैं, मेन एरिया सेलुलर एक्टिविटीज मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म के लिए। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप टू सेल लिविंग स्टेट। अगर ये ना चले, साइटोप्लाज्म खत्म हो जाए या इसकी फ्लूइडिटी जो गड़बड़ हो जाए, तो फिर फ्लूइडिटी कह रहे हैं जो ट्रेजिडिटी जो है, या फिर जो एक तरह का कह सकते हो फ्लूइड है जो भरा हुआ है, तो इसको लिविंग स्टेट में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गड़बड़ हो जाए तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लिविंग से प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डेड भी कर सकता है। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या था, पहला तो बात था इसमें क्या हुआ था, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में चेंज होने के लिए क्या उन्होंने किया था, सबसे पहले क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया। दूसरा क्या किया, कंपार्टमेंटाइजेशन किया। कंपार्टमेंटाइजेशन से क्या बनाया, ऑर्गेनेल, छोटे छोटे स्ट्रक्चर का चेम्बर बनाया। चेम्बर को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं। अब देखो यूकैरियोट के एक ऑर्गेनेल बैक्टीरिया के एक सेल के बराबर लगभग है, माइटोकॉन्ड्रिया बराबर किसके, इसके, तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल बड़े होंगे साइज में। यूकैरियोटिक हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहीं बाउंड था, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स इसी से जुड़ा होता है, लाइसोसोम इसी से जुड़ा है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये पढ़ा ही हमने। माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल्स, वैक्यूल देखो ये है टोनोप्लाज्म जिसकी कवरिंग थी।
द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये बेचारे नहीं होते। तो अब फिर पूछा जाए कैसे करते हैं, तो कहोगे इसमें जो माइक्रो रिस्पायरेशन वाले एंजाइम होंगे इसकी मेम्ब्रेन में होंगे, और जो और सब जो काम होंगे वो फ्लूइड ही कर देगा बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा ये बहुत बिजी नहीं रहता है जैसे ये बिजी है। लेकिन हाँ, डिवाइड की अगर बात आई तो डिवीजन की तो ये तेज करेगा, क्योंकि इसमें केवल बाइनरी फिशन होता है। अब बात आती है मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। उसके बाद एक आती है बात की राइबोसोम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में, मतलब जितनी बार तुम पेपर देखोगे, इस बार छोड़ दो शायद इस बार नहीं आया है, तो जितनी बार पेपर देखो प्रीवियस ईयर आर्क्स क्वेश्चन में ये कंफर्म आना है। ये देख लोगे कि राइबोसोम क्या होता है, ये कैसा कई कई बार दो दो क्वेश्चन इसी से पूछा है, ये लाइन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। राइबोसोम क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन इस पे बाउंड नहीं होता, ये दोनों में होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, बस उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर का, बात है। फाउंड इन ऑल सेल, राइबोसोम जो है नॉन बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो इन द ऑर्गेनेल्स। within the cell found not only in the cytoplasm but also in the two organelles on endoplasmic reticulum। सेल के अंदर ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है, इस ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, इस ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पे भी पाया जाता है, मतलब राइबोसोम हर जगह एकदम फैला हुआ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। प्रोकैरियोट में आते हैं, ये क्या ये इनमें भी पाया जाता है, तो कहोगे हाँ इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये नेचर जो होगा दोनों का अलग अलग होगा, वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखो क्या है कि ये सारे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं लेकिन इनका काम हो जाता है सेल के अंदर, प्रोकैरियोट भी हो तब भी। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प इन डिवीजन। मतलब कहोगे कि जो एनिमल सेल्स हैं वो उसमें जो होता है सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका डुप्लीकेशन बेटा एस फेज में होता है, ये भी आया था 2021 में। सेंट्रियोल का जैसे डीएनए का रिप्लिकेशन और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए, दो डीएनए कब बने गए, तो कहोगे कि एस फेज में, G1S G2 में, G1S G2M, इनमें एस फेज में ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ये भी सेंट्रियोल भी दो बनता है, और ये केवल एनिमल सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन, और ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो सेंट्रियोल हो गया तुम्हारा, और क्या होगा, राइबोसोम। ये दोनों ऐसे थे कि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे। राइबोसोम सब में पाया जाता था, लेकिन सेंट्रियोल की खास बात ये थी कि केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट था, और वो सेल डिवीजन में मदद करता है। वो सेंट्रियोल जो होता है सेल डिवीजन में मदद करता है, वो आगे हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अगर समझ में आया, आगे हम लोग पढ़ें। अब आते हैं कि सेल जो होता है ग्रेटली डिफर इन साइज, शेप, एक्टिविटी। तो अब जैसे मान लो शेप की साइज की बात करो तो प्रोकैरियोट छोटा होता है, यूकैरियोट बहुत बड़ा होता है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो उसमें भी बहुत एक कुछ बहुत बड़े होते हैं, बहुत कुछ छोटे होते हैं। और शेप की बात करें तो जैसा ज़रूरत जहाँ पे होगा सेल का उस तरह का उस शेप होगा। एक्टिविटीज़ में जिस चीज़ के लिए, जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसे सरफेस पे है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना चाहता है, तो उस पर क्या होगा, ब्रश बॉर्डर, इन सब तरह की चीज़ें हो जाएंगी, तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, उस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होगा, उस तरह का वो फंक्शन करेगा। तो सेल क्या करता है, ग्रेटली बहुत ज़्यादा जो होता है साइज में वेरी करता है, शेप में वेरी करता है, और किस में वेरी करता है, एक्टिविटीज़ में वेरी करता है। शेप में करता है, साइज में करता है, और किस में करता है, एक्टिविटीज़ में वेरी करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कुछ साइज की बात दिया है, किसकी बात दिया है, साइज की। तो ये बता रहे 0.3 माइक्रोमीटर जो होता है लेंथ है किसकी, माइक्रोप्लाज्मा की, ये सबसे छोटा है माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका मतलब वायरस जो इससे भी छोटा होगा, 0.2 या उससे भी लेस देन होगा, अबाउट इतना हो गया। उसके बाद जो होता है दूसरा तुम्हारा बैक्टीरिया की आ गई। तो इसको बैक्टीरिया में अगर देखा जाए सबसे छोटा जो है माइक्रोप्लाज्मा है, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, मतलब एक तरह कर सकते हैं। और ये जो आ गई दूसरा जो आ गया है 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 से 5 या इससे वेरी भी कर सकता है। माइक्रोमीटर जो होता है ये क्या होता है तुम्हारा, बैक्टीरिया का है। फिर ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा। तो हम ये देखें कि सबसे सिंपल स्मॉलेस्ट जो होगा सेल होगा वो कौन है, माइक्रोप्लाज्मा है, छोटा। वायरस को भी कंसीडर करेंगे, वो तो छोटा है लेकिन वो सेल नहीं है, बस इसीलिए उसको बाहर कर देंगे।
बच्चों यहाँ भी याद रखना कि माइकोप्लाज्मा जिसे हम कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं कि इसमें सेल वाल अब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वाल क्या होता है? अब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वाल क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसलिए इसमें जो सेल वाल या कह सकते हो कि पेनिसिलिन जो होता है उसका एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस यहाँ इस पर असर नहीं करता है। इसकी साइज होगी, लेंथ होगी। वाइल बैक्टीरिया की क्या होगी? बैक्टीरिया की हो गई तुम्हारी बेटा रुको, ये ऊपर जाए तब ने बताया आप लोग को। समथिंग लाइक हैंगिंग, हाँ आ गया। अब देखो बैक्टीरिया की क्या बता रहा है ये। बैक्टीरिया के कुड बी 3.3 to 5 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स एग ऑस्ट्रिच। एक का अंडा जो होता है वो ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट। तो अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ये भी लाइन याद रखना, आइसोलेटेड सेल। आइसोलेटेड सेल कौन सा होगा? तो कहोगे कि ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। और दूसरा पूछा जाए कि एमंग द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल कितना? 7। अब देखो यहाँ पे 0.3 हो गया, दूसरा क्या था 3 से 5, और उसके बाद क्या दिया है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर का। तो ये आरबीसी का साइज दिया है, यूकैरियोटिक सेल है। और ये जबकि ये क्या है 3 to 5 क्या हो गया, 3 to 5 किसकी? बैक्टीरिया की थी, और ये किसकी थी? माइकोप्लाज्मा की, और वायरस की इससे भी छोटी। नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल, और लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा? लॉन्गेस्ट सेल होगा कि नर्व सेल। हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल्स कौन सी है? तो कहोगे नर्व सेल्स है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, दे मे बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, इवन इरेगुलर। द शेप वे वेरी विद फंक्शन दे परफॉर्म। शेप किस बेसिस पे वेरी करते हैं? तो कहोगे जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। जैसे देखो आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? बाई कॉनकेव। देखो बच्चों बाई कॉनकेव क्या होता है? ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। एल्पन लिवर टॉफी खाया हो ना, बस वो समझो कि वही आरबीसी है वो। ये धसा हुआ जो पार्ट है ना, इधर से धसा, इधर से भी धसा है, इधर से, तो कॉनकेव हो गया। केव मतलब गुफा, ऐसे याद रखा, केव मतलब गुफा। तो ये गुफा की तरह नीचे हो गया, ये गुफा की तरह नीचे हो गया, तो दोनों तरह से गुफा है, तो बाई कॉनकेव हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पीवीएस में। आरबीसी हो गया। इसमें जो होगा वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे, वाइट ब्लड सेल वो क्या होता है? अमीबॉइडल होते हैं। तो मतलब इनका मूवमेंट होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस भी होता है डाइस्टेपिडेसिस, है ना, वो होता है। वो छोड़ो, उसकी बात नहीं, यहाँ नहीं है। कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग नैरो होते हैं, देखो लंबे लंबे होते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन के लिए होगा तो ब्रश बॉर्डर यहाँ बना, जैसे पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉलमेंटल ट्यूब्यूल्स में था, किडनी वाले में। तो ये इस तरह के होंगे। नर्व सेल देखो एकदम ब्रांच होते हैं, यहाँ से सिंगल लेके आएगा यहाँ पे, ये बीच वाले स्ट्रक्चर को साइटान सेल बॉडी, ये क्या हो गया? डेंड्राइड हो गया। ये सब सारी स्ट्रक्चर। ट्रैकिड है, एलोंगेटेड है, ट्रैकिड्स बनता है। तो भी उसमें हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्ट में ये बहुत वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। मेजोफिल सेल्स C3 C4 प्लांट, CAM प्लांट। तो C3 में क्या होता है? मेजोफिल सेल्स था, और क्या बंडल ऑफ सीथ सेल, इसमें क्या था? C3 में केवल मेजोफिल सेल्स, CAM में था केवल मेजोफिल सेल्स। तो ये सब सारे थे, जिसका जहाँ फॉर्म है। तो देखो ये ग्रीन कलर का है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ट्रेगिड क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएट हो गया, तो ये लिविंग नहीं है लेकिन परफॉर्म करता है। कहने का मतलब ये कि बहुत से ऐसे सेल्स होता है जो मरने के बाद काम आते हैं। सोचो कि अगर जिंदा है तो वो बहुत ज़्यादा वर्क के लिए नहीं सही है, जो मर जाए, जैसे कि वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, वो मर जाएंगे तभी उनका काम सही होगा। तो ऐसे ऐसी बात, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई मर जाएगा तभी उसका काम होता है। तो जैसे ट्रैकिड्स है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है उसमें, तभी वो वर्क करेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लेके जाएगा अच्छे से। नर्व जो है देखो ये ऑक्टोपस की तरह एकदम डेंड्राइट फैला हुआ है, जहाँ जहाँ सिंगल लेके आएगा एकदम, जिस तरह का नर्व का काम, जिसका जैसा काम हो, जैसे ये है। तो देखो इसमें क्या होगा, बहुत से क्या मेसोफिल सेल्स है ना, बहुत से ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। तो ग्रीन ग्रीन है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेंट होगा। अगर यही क्लोरोफिल कंटेंट ट्रैकेड में देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि डेड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ब्रांचिंग है, ये क्या नर्व फाइबर्स हैं, ये सब लेके आएंगे एग्जाम में। तो ये सब सारी चीज़ें थी, वेरी करता है शेप साइज में। और शेप साइज की जब बात है तो याद रखना प्रोकैरियोटिक छोटा, यूकैरियोटिक बड़ा,
इस प्रोकैरियोट, जैसे एक बार क्या हुआ कि दोनों में कंपटीशन हुआ तो प्रोकैरियोट कहा कि हम भी सांस ले सकते हैं, हम भी सारे कुछ कर सकते हैं। यूकैरियोट कहा कि मेरे जितना माइटोकॉन्ड्रिया है जो काम कर लेता है, जो जिसका है उतना तो तुम अकेले काम करते हो। इसका ये मतलब कि मेरा एक जो सेनापति है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बराबर तुम हो ना, उसके साइज की भी बराबर हो तुम। और दूसरा है कि तुम्हारे में डीएनए पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जा रहा है, मेरे सेनापति में भी डीएनए पाया जा रहा है। तो क्या कहा कि तुम्हारी कोई वजूद ही नहीं प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट को ऐसा क्या, तो प्रोकैरियोट ने कहा कि चाहे तुम भले से यूकैरियोट हो, लेकिन अगर डिजीज काज करना हो, जैसे बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक, जैसे साल्मोनेला टाइफाइड कर देगा किसको, यूकैरियोट को। हम लोग को अगर टाइफाइड कर देगा तो हम लोग तो यूकैरियोट सिस्टम में बहुत एडवांस सिस्टम है, लेकिन बैक्टीरिया आ गया ना अंदर तो क्या कर देगा। तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। डिजीज अगर काज करना हो, आज हम लोग जितने परेशान होते हैं अगर डिजीज इन सब के, वो माइक्रोब्स की देन है। और दूसरी एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि बहुत से जो इतने प्रोडक्ट्स हम लोग आज पा रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बेकरीज वगैरह सब, वो भी माइक्रोब्स का ही देन है। तो प्रोकैरियोट कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है और वो बहुत ही तगड़े रोल प्ले करते हैं, वो किसी से कम नहीं है। वो छोटे तो हैं लेकिन वो बहुत खोटे हैं। जैसे कि अब समझ जाओ, तुम अपने आप को अगर हाथी समझ रहे हो तो वो चींटी है, उस तरह की बात है कि वो भी अगर चाहे तो उसको गड़बड़ कर दे। क्लियर है ना। तो ये यूनिकनेस है उसकी प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स की ये क्या है, यूनिकनेस है कि ये जो होता है इस तरह से वर्क करता है। अब आते हैं, तब जब इतना ही वो यूनिक है प्रोकैरियोट, तो अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट की क्या क्या खास बात है भाई। तो हमने तीन ही बात समझे थे हम लोग कि प्रोकैरियोट की अगर यूनिकनेस बतानी है तो कहेंगे कि एक घेरा बना दीजिए, इसमें एक डीएनए बना दीजिए, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड मत कीजिए, और इसमें एक फ्लूइड दे दीजिए साइटोप्लाज्म। अगर इतना चीज़ें दे देते हैं, साइज थोड़ा छोटी ही रहेगी, ये अगर दे देंगे तो ये भी बच्चों क्या कर लेगा, ये सब ठीक ठाक कर लेगा, जी लेगा, जिंदा रह लेगा और डिजीज भी काज कर लेगा। द प्रोकैरियोट सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों ये एल्गी नहीं है, एल्गी क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। एल्गी की तरह पिगमेंट्स रखते हैं, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये पिगमेंट के बेसिस पे ये थोड़ा इसको रख दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें ये कहते हैं निमोनिया जो हुआ था उसको प्लूरल फूड से जो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट किए गए थे उसके जैसे जो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं उसको कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लूरल, प्लूरल पढ़ा होगा ना, जो वो लंग्स पढ़े रहे होंगे, तो लंग्स में जो प्लूरल फ्लूइड होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर बिटवीन, उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म मिले उनकी तरह वो उनका कोई शेप नहीं था, इरेगुलर शेप था, तो इसलिए उसको कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो भी इरेगुलर शेप टाइप के होंगे उसको पीपीएलओ टाइप के कहते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, ये अभी हम लोग पढ़े थे, जनरली क्या है, स्मॉलर है, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हम लोग पढ़ लिए थे। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप साइज, ये भी वेरी करते हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप है तो वेरी करते हैं। जैसे अभी हम लोग यूकैरियोटिक के देखे, आरबीसी एमीबॉयडल था, ब्रांच ऑक्टोपस की तरह नर्व सेल्स पाया जाता है, ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा सा कि कहने की बात नहीं, सबसे बड़ा सेल्स है। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे, मरने के बाद जो काम कर रहा था वो कौन था, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स था। तो ये मतलब ऐसे से थे। अब यहाँ बेचारे ये भी बता रहा है, अपनी खासियत बता रहा है कि देखो हम भी बहुत वेरी करते हैं सेल में, भले से हम अकेले ही रहते हैं लेकिन वेरी करते हैं। तो कहा है कि कुछ ऐसे जो होते हैं वो राड की तरह होते हैं ऐसे, और कुछ में फ्लैजिला होती है। तो जो राड से उस टाइप के होते थे उसको कहते थे वैसिलस है, ये वैसिलस के फॉर्म। कोई भी राड शेप के बैक्टीरिया देखेगा उसको कह दो कि वैसिलस शेप है ये। दूसरा हो गया, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे गोले गोले होंगे, तो गोले गोले होंगे या तो चेन में होंगे या तो सिंगल होंगे। तो जो गोले गोले होंगे, कोको, मतलब याद रखना कोकस से ओ देखो, सी सी सी, तो ओ ऐसे बना दो गोला गोला, कोकस स्पेरिकल हो गया। विब्रियो कामा की तरह, जैसे कामा नहीं लगाते हैं बच्चों, उस तरह का विब्रियो हो गया। विब्रियो कालरी, कालरा ये काज करता है, मतलब और भी इसके स्पीसीज होते हैं। विब्रियो कालरी जो होता है इसके स्पीसीज, कालरी है वो कालरा है। एक स्पाइरलम होता है, ऐसे ऐसे करके स्पाइरल शेप का होता है। तो कुल मिला जुला के हमने ये देखा कि बैक्टीरिया भी किसी से कम नहीं है, वो भी कई तरह का क्या करता है, शेप अपना बदलता रहता है। और शेप बदलने के साथ साथ वो क्या काम करता है कि वेरी करता है, और उसमें हो सकता है फ्लैजिला पाया जाए और नहीं भी पाया जाएगा, वो मोटिलिटी की डिपेंडेंट है। ठीक है। The organism prokaryote cell fundamentally similar even though prokaryote is a wide variety of shape and function। बहुत मतलब फंडामेंटली जैसे वो सब थे सब वैसे ही ये भी एकदम सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होता है,
सिमिलर भी होते हैं, लेकिन उसे एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, और बहुत सा शेप एंड फंक्शन को भी देता है, जैसे मोटिलिटी वगैरह इन सब के लिए होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक का कोई एक यूनिक एग्जाम्पल बताओ, तो तुरंत बताना बैक्टीरिया का बात, बैक्टीरिया का नाम तुरंत बताना है कि बैक्टीरिया ही जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट के लिए। बैक्टीरिया क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए। भाई ऊपर चला जा तू। दूर चला गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। देखो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे ना, देखो बैक्टीरिया की जो टिपिकल वायरस की साइज क्या है, 0.2 माइक्रोमीटर, तो उससे बड़ा था पीपीएलओ। फिर उसके बाद क्या था, माइक्रोप्लाज्मा जो अभी पढ़े, उसके बाद क्या था बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक देखो उसके 10 गुना बड़ा है। इसके जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये लगभग इसके बराबर है, इसके साइज के। यूकैरियोटिक का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये यही कहता ना कि तुम मेरे एक सेनापति के बराबर हो। यहाँ पे डीएनए है तो यहाँ पे भी डीएनए है, यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। ये साइज दिया गया है। अब देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वॉल सराउंडेड विद द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा। देखो आ गया बात, इसमें सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता। द फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड सेल इज साइटोप्लाज्म, वही वाली बात आ गई, साइटोप्लाज्म का वो तो कंपलसरी है। सेल देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है तभी तो हम प्रोकैरियोट कर रहे हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, मतलब किसी से मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते और डीएनए के फॉर्म होते हैं। नॉट इनवॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोम। अब देखो ये बात आ गई बड़ी ही इंटरेस्टिंग। हम लोग यहाँ का क्या देख लेते हैं, एक ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए था और यहाँ पे था जीनोमिक डीएनए। तो कह रहे बैक्टीरिया जो होती है उसकी खास बात ये होती है कि ये तो जीनोमिक डीएनए होता है सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल डीएनए। कई कई बार क्या होता है हम इसको सिंगल क्रोमोजोम भी कह देते हैं। क्रोमोजोम एक्चुअल तो नहीं है क्योंकि कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन हम अगर पूछा जाए कि सिंगल क्रोमोजोम किस में पाया जाता है या बैक्टीरिया में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं बच्चों, तो बताओगे आप लोग बेटा एक क्रोमोजोम पाया जाता है। अगर ये पूछे कि ये बताओ कि बैक्टीरिया में कितने तरह के डीएनए पाए जाते हैं, कहोगे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ हम जान रहे हैं दो को। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेन डीएनए होता है, उसके अलावा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड की जब भी बात आ जाएगी उसको कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। अब ये बात होती है कि ये क्या अपनी कॉपी खुद बना लेगा, क्या ये जो है ये अपनी कॉपी खुद बना लेगा, बोलोगे यस ये अपनी कॉपी खुद बना लेगा, ये जो अपनी कॉपी खुद बना लेगा, इसका मतलब इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। और ये अगर ये डीएनए है तो क्या ये जीन को एक्सप्रेस करेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, बोलोगे यस ये भी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। मतलब इसमें भी कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का पावर होता है। वो जो कैरेक्टर जनरली होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। तो जो इसमें जीन होता है जनरली वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, क्योंकि वो जो प्रोटीन बन रहा है वो एंटीबायोटिक से रजिस्ट करने में मदद कर रहा है। तो वही कह रहा है these smaller DNA called plasmid, the plasmid confer the certain unique phenotype character of such bacteria, one such character resistant to antibiotic। यही कहना है ये भी जीन एक्सप्रेस करते हैं, आरएनए प्रोटीन बनाते हैं और जो एंटीबायोटिक से लड़ने में मदद करते हैं। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न द प्लाज्मिड डीएनए यूज द मॉनिटर, वो वही बात है जो अभी बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, वही वाली बात है। membrane, nuclear membrane is found in eukaryote. No organism like one eukaryote is found in prokaryote except the ribosome। राइबोसोम के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो इसमें पाया जाता है। राइबोसोम क्या पाया जाता है इसमें, 70S का पाया जाता है, और वो कहाँ, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों जो प्रोकैरियोट में हम लोग पढ़ रहे थे, जो मेम्ब्रेन का जो बताया था एक्सटेंशन ऐसे होता है ना, उसी को हम क्या करते थे, मेसोसोम। ये क्यों करता था, तो जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे ऐसे है, तो इस जो ए वाली लाइन है बी वाली लाइन में ऐसे ऐसे करने पे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया बच्चों, क्या बढ़ गया,
सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, तो मेसोसोम बन जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट का। दे एसेंशियल इनफोल्डिंग आर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, वही वाली बात है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल जो बैक्टीरिया का सेल है या प्रोकैरियोट का, उसमें क्या क्या कवरिंग होती है, तो दो तो हम जानते हैं, एक ये होगा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होगा सेल वॉल। इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, तो 1 2 3 ये 3 कवरिंग होती है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो लास्ट 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा सेल वाला, फिर उसके बाद हम लोग सेल डिवीजन शुरू करेंगे। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा सारी बातें। तो यहीं पे आज रोकते हैं। अगर कोई क्वेरी रहा करे तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया कीजिए या बता दीजिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, आप जैसे ही क्लास किया कीजिए इसका, फिर तुरंत उसको सॉल्व किया कीजिए। कुछ ले लिए, नीट उठ कर ले लेना है, उसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका ये सारा सॉल्व हो जाएगा और आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे अपने बायोलॉजी चैप्टर्स को। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।